नमस्ते दोस्तों, ये हमारा थर्ड वीडियो आ चुका है। इसके पहले दो वीडियोस ऑलरेडी अपलोड हो चुका था बिजनेस स्टडीज क्लास 12 का, प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं आप। अब ये जो तीसरा वीडियो है वो हमारा पार्ट ए, बिजनेस का दो पार्ट है। पार्ट ए में 8 चैप्टर्स हैं, पार्ट बी में 4 चैप्टर्स हैं। तो पार्ट ए का जो रिमेनिंग लास्ट के 3 चैप्टर्स हैं, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग एंड कंट्रोलिंग, इसको ये कवर अप कराएगा। वीडियो 1 में हम क्या पढ़े थे? चैप्टर 1 एंड चैप्टर 2, मैनेजमेंट के सिग्निफिकेंस एंड उसके कॉन्सेप्ट, चैप्टर और प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट, ये वीडियो 1 में था। वीडियो 2 में क्या हमने पढ़ लिया था? प्लानिंग एंड ऑर्गेनाइजिंग का। मैंने वहां टॉपिक्स लिखा हुआ था जो कि मैंने अपने जो मैंने एनालाइज किया था बोर्ड के पेपर्स में 2023 के एंड सैंपल पेपर्स 24 वाले से, वो मैंने टॉपिक्स वहां लिखा है। तो हम लोगों ने अपने पूरे पढ़ाई को कंसाइज रखा है यहां तक ही। मुझे पता है इसके अलावा भी बहुत सारे टॉपिक्स हैं हमारे बुक में, लेकिन एग्जाम जस्ट 2 दिन बाद है, तो ऑब्वियस सी बात है हमें बहुत ज्यादा नहीं पढ़ना है। ये हम उन्हीं बच्चों की बात कह रहे हैं जो कि कुछ भी नहीं पढ़े, उनके कॉन्टेक्स्ट में मैंने बात बोला। जो बच्चे ज्यादा अच्छे से पहले से पढ़े वो सब कुछ पढ़े, अच्छी बात है, बट मेरा मानना है कि कम से कम उनको पहले इतना कुछ तो जरूर से पहले ही पढ़ना है। ठीक, तो शुरू करते हैं। हम लोग ने अभी तक जितना पढ़ा है वो तो चैप्टर 5 तक था। अब हमें स्टार्ट करने जा रहे हैं लास्ट की 3 चैप्टर्स, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग एंड कंट्रोलिंग। मैंने थोड़ा छोटा लिखा है, उसको आप रिजोल्यूशन को जो होता है वीडियो को क्वालिटी, उसको थोड़ा बेहतर रख के इसको अच्छे से देखिएगा। हालांकि हम हर एक बात बोलेंगे भी, तो बहुत ध्यान सुनिएगा भी। स्टाफिंग में हम लोग को पढ़ना है टोटल 3 हेडिंग्स। पहला उसका प्रोसेस, दूसरा रिक्रूटमेंट के टाइप्स एंड तीसरा ट्रेनिंग। ट्रेनिंग क्या होता है, कैसे दिया जाता है। प्रोसेस बहुत जगह आ चुका है, अगर थोड़ा सा पहले रिकॉल करा दें तो देखिए जरा एक बार। प्लानिंग का प्रोसेस, ऑर्गेनाइजिंग का प्रोसेस, स्टाफिंग का प्रोसेस, उसके बाद कंट्रोलिंग का प्रोसेस एंड कम्युनिकेशन का भी प्रोसेस। तो प्रोसेस तो बहुत सारे हैं, एक प्रोसेस और भी है सिलेक्शन का, बट वो मैंने लिखा नहीं है और हम लोग को उतना कोई खास नीड नहीं है, इसको इग्नोर कर सकते लोग इस हेडिंग को। तो 1 2 3 4 5 प्रोसेस है। अब पॉसिबिलिटीज पूरा है कि एग्जाम में कोई एक प्रोसेस आ जाए, मिनिमम एक प्रोसेस आ जाए, तो कम से कम हर एक प्रोसेस का जो स्टेप्स है उसको याद रखना है। और याद कैसे रखना है? स्टेप बाय स्टेप, उसको ऊपर नीचे नहीं कर सकते हैं। तो शुरुआत करते हैं तीसरे पॉइंट से, दैट इज स्टाफिंग। अब पहली स्टाफिंग होता क्या है? मीनिंग बहुत सिंपल है। हम लोग अभी तक क्या पढ़ रहे हैं? मैनेजमेंट का फंक्शंस 5 होते हैं, प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग एंड कंट्रोलिंग। प्लानिंग हमने क्या पढ़ा था कि हम अभी जहां पे हैं और जहां पहुंचना चाहते हैं, जो इसके बीच का गैप है उसको प्लानिंग फिलअप करता है। कैसे? कि हमें वो चीज कैसे हासिल होगा उसका एक रोड मैप तैयार करवाता है प्लानिंग। ऑर्गेनाइजिंग क्या था? उस प्लानिंग को एग्जीक्यूट कराने के लिए हमको एक वेल स्ट्रक्चर्ड एक सेटअप चाहिए होता है, वो ऑर्गेनाइजिंग प्रोवाइड कराता है। ठीक, जिसमें कि सब कुछ पहले से वेल डिफाइंड होता है कि किसको क्या काम करना है, किसके पास क्या ड्यूटीज है, कौन सा टास्क किस वे में बटा रहेगा, कैसे डिपार्टमेंट्स बनेंगे, सब होता है। एंड उसमें क्या रिलेशनशिप होगा बिटवीन द सबऑर्डिनेट एंड द एम्प्लॉयज। अब आता है अब स्टाफिंग क्या होता है? फिर उसी ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर को फिल करने के लोग चाहिए, एम्प्लॉयज चाहिए, जो वहां पे फिल होंगे, बैठेंगे और उस पूरे प्लानिंग को आगे प्रोसीड कराएंगे। तो स्टाफिंग बेसिकली सिर्फ और सिर्फ उस ऑर्गेनाइज स्ट्रक्चर में जो जॉब्स हमने बना के रखे हैं उसमें लोगों को लाके रखना, बैठाना और उनसे काम करवाना, दैट इज स्टाफिंग। तो स्टाफिंग मतलब हमने जो वैकेंसीज रखे, जॉब्स क्रिएट किए, उसको फिलअप करना और फिलअप करने के बाद उनको डायरेक्शन देना कि वो काम कैसे करेंगे, दैट इज डायरेक्टिंग। और जब वो काम कर लेंगे तो उनके काम के परफॉर्मेंस को मेजर करना अपने प्लान्ड परफॉर्मेंस से, वो कंट्रोलिंग का पार्ट था। बट हम लोग पहले शुरुआत कहां से करते हैं? स्टाफिंग से। स्टाफिंग का प्रोसेस बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत सिंपल भी है, 7 पॉइंट्स हैं। अगर हमें अपने किसी स्ट्रक्चर को फिलअप करना लोगों से, वहां पे मैन पावर को लाके रखना है, रिक्रूट करना, लोगों बैठाना है, कैसे होगा? जस्ट इमेजिन एक स्कूल, तुम्हारे हमने बिल्डिंग बना दिया, ठीक,
बट वहां पे उनको टीचर्स चाहिए। तो टीचर्स हमने क्या करें, पहले लोगो लाइन टीचर्स को ना जरा उनको ऑफर करेंगे कि अभी आप यहाँ वैकेंसीज हैं टीचर्स की पोस्ट भी, आप आइए और अप्लाई कराइए। तो वो जो प्रोसेस है, कैसे वो टीचर्स आएंगे, हम उन्हें कैसे बुलाएंगे, कैसे उनको रिक्रूट करेंगे, स्टाफ करेंगे अपने स्कूल में, वो प्रोसेस समझिए। पहला, एस्टिमेट करना कितना हमको रिक्वायर्ड है, मतलब ये जानना कि हमको जरूरत कितने लोग का है, ये स्टाफिंग का पहला टास्क है। हमें पता ही अगर नहीं रहेगा तो हम कैसे लोगों को बताएंगे, भाई अगर मुझे जरूरत है 2 टीचर्स पोस्ट का, तो हमको बताना पड़े मैं 2 ही टीचर की खाली पोस्ट है, सबके लिए खाली नहीं है। तो ये जानना कि कितना हमको जरूरत है, वो एस्टिमेटेड मैन पावर को हमको कैलकुलेट करना होता है, जो बहुत जरूरी है, ताकि हम ज्यादा लोग को ना बुला दें और कम लोग को भी ना बुला दें। मतलब अपनी तरफ ज्यादा लोग को ऑफर ना कर दें। मान लो हमने कह दिया कि यहाँ वैकेंसी है 100 टीचर्स का, और जब वो टीचर आ गए अब उनसे कह रहे भाई नहीं 100 नहीं बस 10 टीचर की वैकेंसी था, तो ये उनके साथ हो जाएगा ना। तो ऐसा भी कंडीशन को क्रिएट नहीं करना है जहां पे वो बुरा मान जाए। तो अपने मैन पावर एस्टिमेशन को बहुत ध्यान देके हमको मेजर करना होता है। उसके बाद रिक्रूटमेंट, इसका मतलब क्या होता है, सबसे इंपॉर्टेंट टास्क ये है कि मैन पावर का एस्टिमेट जान लेने के बाद हम ऑफर करते हैं लोगों को अप्लाई कराने के लिए, और लोग जब अप्लाई करते हैं उस प्रोसेस बोलते हैं रिक्रूटमेंट, जिसमें कि हमने एस्टिमेट किया, लोगों बता दिया, अब लोगों ने अप्लाई करना शुरू कर दिया। फॉर एग्जांपल मैंने 100 टीचर्स के लिए अप्लाई कराया स्कूल के लिए, अब मेरे पास 1000 लोग अप्लाई करने आ गए, तो वो जो 1000 लोग आ रहे हैं रिक्रूटमेंट, अब 1000 में से हम 100 को सेलेक्ट करेंगे, बाकी 900 को वापस भेज देंगे। तो 1000 मेरे पास आए, दैट इज रिक्रूटमेंट प्रोसेस, कि वो कितने लोग रिक्रूट होने के लिए आना चाहते हैं, हम उनमें से किसको लेंगे और किसको वापस भेजेंगे, दैट इज सिलेक्शन प्रोसेस। कि हमने अपना उस टॉप बेस्ट 100 को सेलेक्ट कर लिया वेरियस प्रोसेस के थ्रू, उनका टेस्ट लिया, उनका मेडिकल चेकअप किया, उनका क्वालिफिकेशन देखा, उनका पर्सनालिटी देखा, उस अकॉर्डिंग को सेलेक्ट कर लिया और बाकी 900 भेज दिया। हालांकि सिलेक्शन का भी प्रोसेस पर मैंने काट दिया है, बट ठीक है, कोई उतना खास नहीं है। लोगों को सेलेक्ट करने के बाद अब उनको अपने रेस्पेक्टिव, उनका कहां पे जगह होना चाहिए ऑर्गेनाइजेशन के अंदर में, उनको प्लेस करना उनके रेस्पेक्टिव प्लेस पे, मतलब वो कहां पे किस जगह के लिए वो आए हैं उनको आ जाके बैठाना, प्लेसमेंट। और ओरिएंटेशन मतलब होता है उनको उस एरिया से रूबरू कराना, मतलब उनको आज से फैमिलियर करना, ऑर्गेनाइजेशन से उनको जोड़ना, उनका इंडक्शन करना, ये सब आगे बताएंगे ट्रेनिंग में। तो ये भी एक पार्ट है स्टाफिंग का, मतलब लोगों को सिर्फ ला के रख देने भर से काम नहीं चलता, हमें उन्हें फिर प्लेसमेंट करना होता है, उनका ओरिएंटेशन करना होता है, उसके बाद उनको हमें ट्रेनिंग देना होता है। ट्रेनिंग मतलब उनका जिस फील्ड के लिए वो आए हैं, हो सकता है कि टीचर आया फॉर एग्जांपल कंप्यूटर फील्ड के है, तो अगर उसको कंप्यूटर नॉलेज है मान लेता है, उसको और उसमें एनहांसमेंट करना उसकी नॉलेज में, कैसे कोई हमारे स्कूल का कोई सीनियर है वो उसको गाइड करेगा, मोटिवेट करेगा, उसको इंस्ट्रक्शन देगा, उसको और बेहतर करेगा। तो ट्रेनिंग भी किसका पार्ट है, स्टाफिंग का ही पार्ट है। एंड सेकेंड लास्ट, उसके परफॉर्मेंस को अप्रेज करना, मतलब उसको देखना, अगर उसने अच्छा काम किया तो उसको और मोटिवेट करना, उसको और बेहतर के लिए प्रमोट करना, एंड उसके परफॉर्मेंस को इवेलुएट करना कि उसने काम कैसा किया, ये जानना भी बहुत जरूरी है, स्टाफिंग ही पार्ट है। होता क्या है ना, स्टाफिंग में सिर्फ लोगों को लाना ही बहुत बड़ी बात नहीं है, उनको लाने से लेके एनवायरमेंट मतलब ऑर्गेनाइजेशन से फैमिलियर करना, उनको ट्रेनिंग देना, उनके परफॉर्मेंस को एनालाइज करना, एंड लास्ट उनको प्रमोशनल लेवल पे प्रमोट करना, अगर वो अच्छा काम कर रहे हैं उनके कैरियर को एनहांसमेंट करना, उसको और बेहतर करना, ये ऑर्गेनाइजेशन की ही जिम्मेदारी है। बहुत लोग ये कहते हैं कि भाई किसी ऑर्गेनाइजेशन में अगर कोई एम्प्लॉय ज्यादा ग्रो कर जाता है तो ऑर्गेनाइजेशन छोड़ देता है, इसलिए वो ऑर्गेनाइजेशन उस एम्प्लॉयज को ज्यादा कुछ बेनिफिट प्रोवाइड नहीं कराता है, वो कोशिश करता है उसको दबा कर रखा जाए, जबकि रियलिटी इसका ठीक उल्टा है। अगर कोई ऑर्गेनाइजेशन किसी एम्प्लॉयज को बेहतर तरीके से सपोर्ट कर देगा ना, तो वो एम्प्लॉयज कभी भी उस ऑर्गेनाइजेशन छोड़ता नहीं है। इसका बेस्ट एग्जांपल है टाटा ग्रुप का, टीसीएस या फिर बहुत सारे टाटा ग्रुप में जितने भी लोग जुड़ते हैं ना, वो जल्दी उस ऑर्गेनाइजेशन छोड़ते नहीं है। क्यों? टाटा ग्रुप भी नहीं छोड़ता और वो लोग भी नहीं छोड़ते। ऐसा इसलिए होता है ना क्योंकि टाटा ग्रुप या जो टीसीएस है वो अपने एम्प्लॉयज को बहुत सपोर्ट करते हैं एक लेवल पे आके। उनको पता है कि भाई जितना हम उनको बेहतर इन्वायरमेंट देंगे, उनके डेवलपमेंट पे काम करेंगे, तो वो जुड़े रहेंगे हमसे, एम्प्लॉयज छोड़ के जाएंगे नहीं। तो ये स्टाफिंग के 7 पॉइंट्स हैं। मैन पावर एस्टिमेट करना, ठीक,
उसके बाद रिक्रूटमेंट करना, उनको सेलेक्ट करना, उसके बाद उनको प्लेसमेंट एंड ओरिएंटेशन करना, उनको ट्रेनिंग प्रोवाइड करना, उनके परफॉर्मेंस को अप्रेज करना, एंड लास्ट उनके कैरियर एनहांसमेंट को अपलिफ्ट करना, उनको प्रमोशन देना, उनको एक तरह से जॉब इंक्रीजमेंट प्रोवाइड करना। ये प्लानिंग स्टाफिंग का प्रोसेस था, इसको याद रखना है। एग्जाम में हो सकता है पूरा पूछ दे या कह देगा कि इसमें से जो एंडिंग के 5 स्टेप्स उसको बताइए, या स्टार्टिंग जो 4 है उसको बताइए, ऐसे पूछ सकता है पार्ट वाइज में, ठीक है। अब इसमें हमने एक पॉइंट लिखा है रिक्रूटमेंट, तो इसका मतलब क्या होता है? लोगों को सर्च आउट करवाना, मतलब लोगों को बुलवाना, अपने पास लोगों को बुलाना। और ये एक तरीके से क्या है? पॉजिटिव एक्टिविटी है। मतलब इसमें क्या हो रहा है ना, लोग आ रहे हैं और किसी को आने पे हम उसको रोक नहीं रहे, जो जितना आ रहा है आए, कोई दिक्कत, सब वेलकम है। तो ये जो रिक्रूटमेंट है वो कितने तरीके से किया जा सकता है, एग्जाम में सवाल आता है। तो ऑर्गेनाइजेशन बस 2 तरीके, या तो वो रिक्रूटमेंट करेगा इंटरनली या वो करेगा एक्सटर्नली। जैसे मान लेते एक पोस्ट है, वो खाली हो गया, उस पोस्ट को फिलअप करना अगर है तो 2 तरीके, या तो हम इंटरनली ही इसको रिक्रूट करके फिलअप कर देंगे। कैसे? जो हमारे यहाँ पहले से लोग अवेलेबल है उनमें से किसी को एज अ कहेंगे कि आप उस पोस्ट में संभालिए। तो हमने बाहर से किसी नहीं बुलाया, इंटरनली उसको फिलअप कर दिया। कैसे? या तो उसको प्रमोट कर देंगे, उस पर्सन को हम जो हमारे यहाँ पहले से है उसको हम प्रमोट करके उस लेवल जाके बैठा देंगे, या दूसरा उसको ट्रांसफर कर देंगे। मान लो कहीं और, वो मेरा 2-3 ब्रांचेस है, हमने वहां से वहां पे एक्स्ट्रा 1% उसको वहां से लाके यहाँ लगा दिया, तो हमें बाहर से किसी एक्स्ट्रा को बुलवाना नहीं पड़ा। अब आपस में क्या करनी है, उसको एडजस्ट करनी है। तो ये इंटरनली हुआ है। 2 पॉइंट आते हैं, प्रमोशन एंड ट्रांसफर। अगर हमको बाहर से लोगों को बुलाना होगा अगर, तो मेरे पास कितने ऑप्शंस हैं? यहाँ मैंने सिर्फ 6 लिखा है, बुक में करीब 10-12 लिखा है, एंड बहुत सारे होते हैं। इसमें है क्या ना कि अगर हमें रिक्रूटमेंट करना है एक्सटर्नली तो बहुत तरीके हैं। या तो हम डायरेक्टली जो हमारे पास आ गया उसको रख लेंगे, ये सब मोस्टली होता है लो लेवल जॉब्स के लिए, हायर नहीं होता है। बट डायरेक्ट वाला भी एक ऑप्शन होता है रिक्रूटमेंट के लिए कि जो आ गया उसको एक्सेप्ट करना उस जॉब के लिए। कैजुअल कॉलर, रैंडम, कोई ने मुझे कॉल किया, हमने किसी को कॉल किया और वो पर्सन एग्री कर गया काम करने के लिए, तो ये भी हमारे पास ऑप्शन होता है एक तरीके से रिक्रूटमेंट के तौर पे फिलअप करने के लिए। या हमने एडवर्टीजमेंट कर दिया जो वही वैकेंसी के लिए, और जो हमारे पास आ गया उसको एक्सेप्ट कर ले रहा है। या फिर कैंपस रिक्रूटमेंट कि हमने किसी दूसरे यूनिवर्सिटीज में या फिर कहीं जाके वहां से लोगों को हायर कर लिए जो हमसे इंटरेस्टेड है जुड़ने के लिए। सेकेंड लास्ट, हमने अपने ही एम्प्लॉय जो हमारे काम कर रहे हैं उनसे एक तरीके से राय मशवरा लिया कि आपके हिसाब से किसको लाना चाहिए। तो बहुत बार क्या होता है, एम्प्लॉयज भी सजेस्ट करते हैं अपने परिवार के लोगों को या फिर जिसको उनको पसंद है, ताकि वो यहाँ पे लाके आ जाए। तो उनकी उस रिकमेंडेशन को भी कंपनी क्या करता है, रेस्पेक्ट करता है। बिकॉज होता है कि उनको अपने एम्प्लॉय भरोसा है कि वो सही पर्सन को लेके आके कंपनी को देंगे। तो बहुत बार कंपनीज अपने एम्प्लॉयज की बात मान करके एज ए एक्सटर्नल रिक्रूटमेंट कराती है। लास्ट पॉइंट, वेब पब्लिशिंग, कि वो इंटरनेट पे, फेसबुक पे, व्हाट्सएप पे, ऐसे जगहों पे भी वही सेल का एडवर्टाइजमेंट कर देती हैं। बट ये हमारा एडवर्टाइजमेंट होता है मैनुअली, अखबारों को होता है, मैगजीन को होता है, ये होता है वेब पे, मतलब कि इंटरनेट प्लेटफॉर्म पे। ये तरीका है रिक्रूटमेंट करने का। एग्जाम में इस पे भी सवाल बनता है, ये ध्यान देना है। इन दोनों की मैंने डिमांड का स्तर कि अगर हम इंटरनेट रिक्रूट कर रहे हैं तो इसके फायदे नुकसान क्या है। जैसे फायदा क्या है, टाइम कम लगता है, पैसा कम लगता है, जल्दी लोग मिल जाते हैं, भरोसे पे होते हैं। जो प्रोसेस है ओरिएंटेशन का, ट्रेनिंग का, वो करना नहीं पड़ता बिकॉज अपने लोग हैं, हमने उनको प्रमोट किया है। इसके ड्रॉबैक क्या है, कोई न्यू पर्सन नहीं आएगा, है ना, या कोई फ्रेश टैलेंट नहीं होगा। क्या पता इससे कंपनी में जो एक होता है ना कि डेवलपमेंट, इनोवेशन, वो शायद ना आ पाए। एक्सटर्नल की जैसी मैनेजमेंट एक बार देख लीजिएगा, बट वो उतना रेलेवेंट नहीं है। बट हाँ, इसके जो तरीके हैं कि अगर हमको रिक्रूटमेंट करना है एक्सटर्नली तो वो पॉइंट याद रखना है कम से कम। फिर आता है ट्रेनिंग। यहां में क्या पढ़ना है, ट्रेनिंग में हमको बेसिकली पहले पढ़ना है मेरिट्स, कि हमने किसी को अगर ट्रेन किया या उनको डेवलपमेंट किया तो फायदा क्या है। फायदा बहुत सिंपल, ये सब पॉइंट मतलब बहुत सेम है, ऐसे नहीं यहाँ पॉइंट बहुत अलग लिखती है। ये सब पॉइंट घूम के वही सब रिपीट हो रहा है। इससे मैंने शुरुआत में कहा था, बिजनेस बेसिकली ऑब्जेक्टिव नहीं सब्जेक्टिव होता है। इसमें कोई भी आंसर फिक्स नहीं है, जो जगह हमने पढ़ा वो कहीं भी आ सकता है। जैसे क्या क्या लिखा है,
अगर मैंने किसी को ट्रेन कर दिया तो उसका जो ग्रोथ है वो बढ़ जाता है, एफिशिएंसी बढ़ जाता है, जो उसका मतलब प्रोडक्टिविटी वो इंक्रीज कर जाता है, अर्निंग उसका भी और कंपनी का बढ़ जाता है, मोरल मतलब उसका जो काम करने का तरीका है वो और बेहतर होता है, मतलब उसका जो होता है इनर बिलीफ या उसका एक तरीके से सेल्फ रेस्पेक्ट वो और अच्छा होता है कि उसको कंपनी उसको पूछ उसको ट्रेनिंग दे रहा है। एंड लास्ट पॉइंट, डायनेमिक इन्वायरमेंट, मतलब हम अपने डायनेमिक इन्वायरमेंट को अच्छे से फेस कर पाते हैं अगर वो ट्रेन्ड पर्सन है तो। एक कॉमन सेंस लगाते हैं, किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में अगर पर्सन ट्रेन है ना तो वो ज्यादा बेहतर काम करेगा कंपेयर टू अदर पर्सन के। अब अगर बात करें टाइप्स का कि अगर हम किसी को ट्रेन करना है तो कितने तरीके से किया जा सकता है। पहला दो तरीका है, ऑन द जॉब और दूसरा ऑफ द जॉब। शुरुआत करते हैं ऑफ द जॉब से। इसका मतलब काम को पहले सीखा जाएगा उसके बाद किया जाएगा। इसका मतलब क्या होता है, काम को करते हुए सीखना है, दोनों फर्क है। जैसे फॉर एग्जांपल अगर हमें किसी सर्जरी करना है, ठीक है, तो हम पहले सर्जरी कैसे करते हैं वो सीख रहे हैं फिर करने जा रहे हैं। मतलब एक डेमो बॉडी है उसको देख रहे हैं, उस पर रिसर्च कर रहे हैं, उसके बाद हम रियल लाइफ में कर रहे हैं। फॉर एग्जांपल होता नहीं स्कूल में, कॉलेज में क्या होता है, कॉलेजेस में जो मेडिकल कॉलेज होते हैं उनका कनेक्शन होता है हॉस्पिटल से भी, ताकि वहां पे कोई डेड बॉडी पहले से है तो उन पे वो रिसर्च करते हैं। इंसान पहले से मरा हुआ है तो उसमें जो भी उसमें अगर एक्सपेरिमेंट करना है, काटना है, पीटना है, जो भी इसमें तामझाम करना है वो उस पर कर सकते हैं क्योंकि पहले से मरा हुआ है वो पर्सन, डेड बॉडी है। तो अगर ऐसा कोई ट्रेनिंग हो रहा है उसको बोलते हैं ऑफ द जॉब, कि हम कोई लाइव रियल पेशेंट पे एक्सपेरिमेंट नहीं कर रहे हैं। हम क्या कर रहे हैं, प्लेस ऑफ वर्क, एक डॉक्टर को जो प्लेस ऑफ वर्क, उसका मेन प्लेस ऑफ वर्क कहाँ है, अस्पताल में, रियल में, जहां सच का कोई पेशेंट आके बैठा हुआ है, बीमार जो भी। लेकिन इसमें क्या हो रहा है, हम रियल प्लेस ऑफ वर्क से कहीं दूर जाते हैं और वहां प्रैक्टिस करते हैं डेमो पे। अब वो डेमोन्स्ट्रेशन जो होता है डेमो पे करते हैं वो रियल नहीं होता है, वो रील रहता है, बनाया जाता है, उस तरह माहौल बनता है कि होता नहीं है। अगर आपने मूवी देखा होगा एमबीबीएस, मुन्ना भाई एमबीबीएस वाला, लगे रहो मुन्ना भाई, उसमें क्या था कि वो सच में उसमें कटिंग कर रहा होता है, उसकी बॉडी को हरकत कर नहीं पाता है, तो वो एज अ वेस्टिब्यूल टाइप का था, जिसमें ये बहुत वहां भी देखने मिलता है आर्मी वाले में भी, कि वो लोग कहीं दूर जाके एज अ पहले कैंप लगा के प्रैक्टिस करते हैं शूटिंग का या फिर जो भी, उसके बाद वो रियल जाके वॉर में इन्वॉल्व होते हैं। ऑन द जॉब में क्या होता है, वो काम करते हुए सीखते हैं, मतलब काम भी कर रहे हैं रियल लाइफ में और काम कर रहे सीख भी रहे हैं। इसमें क्या है, इंडक्शन या ओरिएंटेशन, कि उनको सीधा उसी जगह पे जहां उनको काम करना है वहां जाके रख दिया जाएगा और काम करने को बताया जाएगा। सिमिलरली अप्रेंटिसशिप, इसमें एक पर्टिकुलर होता है ना, क्या बोलते हैं, मेंटर उनके साथ रहेगा, उनको सिखाएगा अपने साथ रख के। जैसे फॉर एग्जांपल अस्पताल है, उसमें बहुत सारे स्कॉलर्स जाके जुड़ जाते हैं वहां के डॉक्टर से। डॉक्टर जब ऑपरेशन करते हैं तो उनके बगल में स्कॉलर बैठे होते हैं या देख रहे होते हैं कैसे वो डॉक्टर कर रहा है, कहीं कहीं तो खुद भी कर रहे होते हैं, स्कॉलर्स भी करते हैं सपोर्ट में तौर पे। तो ये सब अप्रेंटिसशिप होता है जहां पे एक डॉक्टर अपने अंडर रख लेता है एक दो स्कॉलर्स को। फिर इंटर्नशिप, कि बहुत बार क्या होता है ना कि एक किसी इंस्टीट्यूशनल में जाके एक पर्सन जाके सीखता है पहले, और वो जो सीख रहा है वो भी रियल में सीख रहा है, ऐसा नहीं कि वो कहीं भी सीख रहा है। यहाँ पे वो सीधा एज अ किसी मेंटर से सीख रहा है, यहाँ पे वो किसी इंस्टीट्यूशन से सीखता है, होता वही सब फिर है। ऑफ द जॉब पे क्या हो रहा है, पहले वो सीख रहा है फिर रियल वर्ल्ड में काम करने जा रहा है। इसमें क्या हो रहा है, वो रियलिटी में करते हुए सीख रहा है, दोनों एक साथ चलता है, मतलब काम भी कर रहा है सीख भी रहा है। इसमें पहले सीख रहा है फिर बाद में काम करेगा। ये पूरा स्टाफिंग का 3 हेडिंग्स पढ़ना था जो बहुत इंपॉर्टेंट एग्जाम प्रोस्पेक्टिव में है। अब आते हैं डायरेक्टिंग, पहले इसको देखिए एक बार। ओके, नेक्स्ट हमारा क्या आता है, डायरेक्टिंग। डायरेक्टिंग बेसिकली स्टाफिंग के बाद ही आता है। क्यों? क्योंकि इसमें हमने लोगों को ला लिया, अब लोगों के आ जाने के बाद वो अभी अनअवेयर है कि कैसे उन्हें क्या काम करना है, तो डायरेक्टिंग क्या करता है, उनको एक डायरेक्शन देता है कि उन्हें काम क्या करना है, कैसे करना है। और मुझे डायरेक्शन वाला काम है वो बेसिकली होता है 4 तरीकों से, जिसको हमने एलिमेंट्स ऑफ डायरेक्टिंग कहा है। क्या नाम उसका है, मोटिवेशन, लीडरशिप, कम्युनिकेशन एंड सुपरविजन।
हम लोग को बेसिकली फोकस करना है किस पे, इन दोनों पे। ये मैंने अपने लेवल डिस्कस किया हुआ, बिकॉज हम शुरुआत से कह रहे हैं, डिटेल में हम पूरा चैप्टर कवर नहीं करा रहे, हम टॉपिक पिकअप किए हैं, उन्हीं टॉपिक को डिस्कस कर रहे हैं, ताकि एग्जाम अगर 2 दिन बाद है तो कम से कम एक बच्चा इतना जरूर पढ़ ले, और जो बिल्कुल नहीं पढ़ा वो तो जरूर से जरूर पढ़ ले। ठीक है, तो जो टॉपिक हम पिकअप कर रहे हैं उसको पहले पढ़ना है, ये मेरा मेन मोटिव है। ठीक है, तो इन 4 में से मैंने 2 हटाया, टॉप के 2 मैंने बताने जा रहा हूं। मोटिवेशन में भी क्या है ना कि हमारे हेडिंग है मास्लो नीड हायरार्की थ्योरी वाला, मोटिवेशन में वो है, हमारा थ्योरी है, बट उसको तो डिस्कस नहीं करने वाले लोग। वो उतना मास्लो जो है ना, जिसमें कि वो उन्होंने बताया था मास्लो ने कि किस तरीके से कोई पर्सन मोटिवेट हो सकता है, उनके 5 स्टेप्स थे, वो कोई इतना नीड नहीं है। हमें डायरेक्टली पढ़ना है मोटिवेशन के इंसेंटिव टेक्निक्स। पहली बात तो ये कि मोटिवेशन होता क्या है। कोई पर्सन अगर कोई काम कर रहा है ना, तो जब तक वो मोटिवेटेड नहीं है वो उस काम को नहीं करेगा। जैसे अगर हम पढ़ा रहे हैं आप लोगों को इस वीडियो पे, तो ऑब्वियस सी बात है इसके पीछे मोटिव तो है। अगर मोटिव नहीं होता पढ़ाते भी नहीं। तो मोटिव क्या है कि इससे हम उन बच्चों तक पहुंचेंगे कम से कम जो कि जिनको हम पढ़ा तो नहीं पा रहे रियल में, मतलब फेस टू फेस फिजिकली, लेकिन कम से कम उनका भला हो रहा है। क्योंकि जो बच्चे टॉपर होते हैं, जो बच्चे साल भर मेहनत करते हैं, तो उनको तो कोई खास दिक्कत होता भी नहीं पढ़ाने में। और जो टीचर्स मोस्टली पढ़ाते हैं स्कूल्स में या फिर ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे, वो उनके जो कंटेंट है बहुत हद तक उन्हीं बच्चों के होता है जो कि अच्छा खासा पढ़ रहे होते हैं। मतलब उनका मोटिव होता है जो टॉपर है उसको और टॉप कराना है। मेरा मोटिव 3 का उल्टा है, जो कुछ भी नहीं पढ़े हम पहले उन पे फोकस करा रहे हैं, बिकॉज टॉपर्स तो टॉपर में बहुत लोग बैठे हुए हैं, लेकिन व्हाट अबाउट जो बिल्कुल नहीं पढ़े उनका क्या होगा। तो कम से कम हम कोई तो जो उसके लिए भी थोड़ा सोच रहा हो। तो मेरा मोटिवेशन सिंपल से क्या है कि हम उनके लिए काम करना चाहते हैं जो भी कुछ भी नहीं पढ़े हैं, और उनको कितना हम बता दें कि कम से कम वो अच्छे से एक सेटिस्फैक्टरी लेवल मार्क्स पा सकें। तो मोटिवेशन में क्या होता है ना कि इंसेंटिव्स, मतलब क्या होता है कि कोई इंसान मोटिवेट कब होता है, जब उसे कुछ मिलता है। अब वो जब मिल रहा है, या तो वो मिलेगा फाइनेंशियल या नॉन फाइनेंशियल, मतलब या तो उन्हें कुछ मिलेगा मॉनेटरी टर्म में, मॉनेटरी, या फिर नॉन मॉनेटरी। जब हम बात करते हैं मॉनेटरी का, जिसमें कि कुछ इन रिटर्न मिलता है पैसे के मामले में, तो क्या हो सकता है, कोई इंसान मोटिवेट हो सकता है जब उसको मॉनेटरी लेवल पे ये चीजें मिलेगा। मैंने बहुत कम लिखा है, इसके अलावा और भी हो सकता था, जैसे पे अलायंसेस, उनको पैसा मिल जाए, सैलरी मिल जाए, बोनस मिल जाए, प्रॉफिट में हिस्सेदारी मिल जाए। पर की साइड मतलब होता है स्पेशल बेनिफिट्स, जैसे कि मेडिकल ट्रीटमेंट हो गया, ट्रैवल के लिए कार मिल गया, रहने के लिए फ्लैट मिल गया। ये सब क्या है, ये अगर किसी को मिल जाएगा ना, ये सब उनको एक मोटिवेट करता है। ठीक है, जैसे नहीं कोई अगर मैनेजर बनता है किसी जगह पे, उसको तुरंत क्या मिलता है, उसको तुरंत मिलता है कार, उसको तुरंत उसका जो भी खर्चा पूरा फ्री कंपनी बेयर करेगा, रहने के लिए फ्लैट मिल जाता है। ये क्या दिखाता है कि इससे उसको जो फाइनेंशियल बेनिफिट मिला कंपनी में जुड़ने का, वो उसको मोटिवेट करेगा और अच्छे से काम करने के लिए। तो ये सब आता है फाइनेंशियल मोटिवेशन में, इंसेंटिव्स में, या रिटायरमेंट बेनिफिट्स। बहुत हद तक गवर्नमेंट जॉब में क्यों जाना चाहते हो, क्योंकि वहां पे रिटायरमेंट बेनिफिट मिल जाता है ना। तो ये फाइनेंशियल इंसेंटिव से जो कि मोटिवेशन तौर पे मिलता है लोगों को, लेकिन ये मॉनेटरी है। कुछ मोटिवेशनल हमारे इंसेंटिव्स नॉन मॉनेटरी होते हैं, नॉन फाइनेंशियल होते हैं। क्या क्या होते हैं, स्टेटस। अब स्टेटस में कोई पैसा नहीं मिल रहा है, लेकिन ये भी लोगों को मोटिवेट करता है। कैसे, अगर उनको स्टेटस मिल जाए, अच्छा सा पहचान मिल जाए, रिकॉग्निशन मिल जाए, रेस्पेक्ट मिले, उनको अच्छा इन्वायरमेंट मिले, तो भी वो मोटिवेट हो सकते हैं, हो जाए। तो इसका मतलब किसी को मोटिवेट अगर करना है, किसी मान लेते कोई ऑर्गेनाइजेशन है, वो अपने एम्प्लॉयज को मोटिवेट करना चाहता है, तो या तो वो उन एम्प्लॉयज को मोटिवेट करेगा फाइनेंशियली या नॉन फाइनेंशियली। फाइनेंशियली ऐसे कर सकता है, नॉन फाइनेंशियली ऐसे कर सकता है। तो कोई एक एग्जाम में मोस्टली आ जाता है। लास्ट, कम्युनिकेशन के प्रोसेस क्या है, कम्युनिकेशन के बैरियर्स क्या है। पहले प्रोसेस की बात करें और पहले बात करें कम्युनिकेशन होता क्या है। जब भी हम किसी से डायरेक्टिंग करते हैं, डायरेक्टर जब उनको एक देते डायरेक्शन, तो उस डायरेक्शन को देते वक्त होता क्या है, हमें एक प्रोसेस फॉलो करना होता है कम्युनिकेशन के तहत। उस कम्युनिकेशन में ही ये जो पूरा लिखा है स्टेप्स, ये हमको उनको डायरेक्शन देने में सपोर्ट करता है। तो किसी से कम्युनिकेट अगर करना है ना,
अगर हम आपसे बात कर रहे हैं इस वक्त इस वीडियो के थ्रू, लेक्चर के थ्रू, तो हम बेसिकली इस प्रोसेस को फॉलो कर रहे हैं। कैसे? पहले तो कम्युनिकेशन शुरू होता है किसके थ्रू? सेंडर के थ्रू। जैसे अब हम मैसेज, ये आपसे एक लेक्चर प्रोवाइड कर रहे हैं, तो यहाँ पे हम सेंडर हैं, हम अपना इंफॉर्मेशन आपको देने का इच्छा रख रहे हैं। फिर हमने क्या किया? मैसेज डिकोड कर दिया, मतलब मैसेज एक पूरा बना लिया। कैसे मैसेज बनाया? वर्बली बोल के वीडियो के फॉर्म में। अब ये जो मैंने बातें बोला, ये क्या कर रहा है? ये जो मोबाइल है या फिर जो भी है, ये पूरे ऐप है, सिस्टम है, वो उसको इनकोड करेगा लैंग्वेज में, ताकि वो बातें आप तक पहुंचे। इनकोडिंग में क्या होता है ना, मेरे मैसेज को ट्रांसलेट होगा ताकि वो आप तक पहुंच सके, और वो पूरा मोबाइल करता है ये सब चीजें, हमें करने की जरूरत नहीं है, हमें सिर्फ बोलना है, बाकी वो रिकॉर्ड हो रहा है। फिर उस रिकॉर्डेड इंफॉर्मेशन को मीडिया के तौर पे, मतलब इंटरनेट हो गया जो भी है, उसकी मदद से हम आप तक पहुंचाते हैं। फिर आप भी क्या करोगे? अपने मोबाइल में अपने यूट्यूब पे ओपन करोगे, और उसके बाद आपका यूट्यूब चैनल क्या करेगा? मेरे उस वीडियो को डिकोड करेगा और आपको मेरे इस लैंग्वेज को आप तक पहुंचाएगा। मेरे और आपके बीच में क्या है? पूरा बीच में एक ट्रैक है जो कि इनविजिबल है, और पूरा ये पूरा सिस्टम वो मेरे इस पूरे वर्डिंग्स को आप तक पहुंचा रहा है वर्ड टू वर्ड। अगर हम कुछ बोल रहे हैं तो जो बातें हम कह रहे हैं यही सेम डिट्टो, यही सेम बातें आप तक पहुंच रहा है। कैसे? डिकोड होके। और फिर कौन रिसीव कर रहा है? आप लोग। और फिर उसके बाद आप फीडबैक दे रहे हो। उसका फीडबैक कैसे दे रहे हो? रिप्लाई करके, कमेंट करके, लाइक करके, सब्सक्राइब करके, जो भी था। तो ये जो पूरा प्रोसेस है कम्युनिकेशन का, इसके बीच में एक चीज आता है, दैट इज नॉइस। नॉइस बेसिकली क्या होता है ना, रुकावटें। ऐसा नहीं कि इस पूरे प्रोसेस में कोई दिक्कत नहीं आ रहा है। इसका एग्जांपल देते हैं। मैंने भी नोटिस किया कि मेरा पहला वीडियो था, उसमें बीच में अचानक क्या हो गया ना कि थोड़ा सा ब्लर हो गया था, करीब करीब 2-3 मिनट तक। अब ये ब्लर अपने आप हुआ, इसलिए हम खुद ही वीडियो के हर कुछ समय बाद जाके देखते हैं कि भाई वो ब्लर ना हो रहा हो। तो ये जो नॉइस का दिक्कत है, से मुझे भी याद है, एक बार वीडियो बना रहे थे बीच में अकाउंटेंसी का, तो हम मोस्टली वीडियो बनाते रात के टाइम पे। अब मेरे कॉलोनी में कुछ डॉगी हल्ला करने लग गए, तो मेरा वीडियो खराब हो गया शुरुआत का करीब 15-20 मिनट का। तो ये भी नॉइस का पार्ट था। या अभी बीच में पढ़ा रहते हैं तो मेरे गेट पे कोई झटके में आ गया, तो मुझे उनसे बात करना पड़ गया। तो ये दिक्कतें आती हैं बहुत बार। जब मैंने बनाया था वीडियो इकोनॉमिक्स वाला, तो आपको याद होगा कि उस टाइम बहुत बार लाइट चला जाता था। तो ये सब क्या दिखाता है कि इस कम्युनिकेशन के बीच में, मेरे आपके बीच में बहुत सी रुकावटें आती हैं। तो ये नॉइस का पार्ट, और कहीं भी आ सकता है, यहाँ भी आ सकता था, यहाँ कहीं भी आ सकता था, ठीक है ना। तो कम्युनिकेशन का प्रोसेस, इसको बहुत ध्यान देना आपको। बैरियर्स में भी बहुत से बैरियर्स हैं, मैंने 4 लिखा है, और इन चारों में भी बहुत से अपने आप बैरियर्स आ जाते हैं। तो हमें सब पे काम नहीं करना, सिर्फ जानना है उसके बेसिक मतलब। एग्जाम में बैरियर्स भी आता है। जो बैरियर्स ऑर्गेनाइजेशन के वजह से क्रिएट हो, मतलब किसी कंपनी के खुद के वजह से क्रिएट हो, जैसे फॉर एग्जांपल कंपनी ऐसा रूल बना दिया जो कि एक दिक्कत ला रहा है कम्युनिकेशन के दौरान में, या कंपनी ने कोई ऐसा डिसीजन ले लिया, बना दी पॉलिसी, तो उसके वजह से कम्युनिकेशन बैरियर आ रहा है। कम्युनिकेशन के टाइम पे जो रुकावटें आती हैं उसको बोलते हैं कम्युनिकेशन बैरियर। और वो रुकावटें या तो ऑर्गेनाइजेशन खुद क्रिएट कर रहा है, या वहां पे जो लोग काम कर रहे हैं वो क्रिएट हो रहा है, या वहां पे जितने भी लोग हैं उनका जो साइकोलॉजिकल लेवल माइंडसेट है, परसेप्शन, उनका जो ह्यूमन बिहेवियर है, उनका जो एटीट्यूड है, उनका जो एक तरीके से वे ऑफ परसीविंग एनीथिंग है, कि वो कैसे जो डील कर रहे हैं, बहुत बार ये भी कम्युनिकेशन बैरियर क्रिएट करता है। या सिमेंटिक, कि हम क्या बोल रहे हैं, हम क्या जेस्चर कर रहे हैं, हम कैसे रिएक्ट कर रहे हैं चीजों को, बहुत बार उस वे को भी चीजें गलत वे कर सकते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल अब हम आपसे बात कर रहे हैं, जैसे आज मेरा थोड़ा हेल्थ सही नहीं है, बट एग्जाम 2 दिन बाद ही मुझे वीडियो बनाना पड़ रहा है आज ही। अब इस वीडियो बनाने के दौरान मुझे थोड़ा बहुत दिक्कत हो रहा है बोलने में, बट स्टिल चैप्टर 1 से लेकर चैप्टर 8 तक हम कोशिश की कि विद इन 3 वीडियोस पूरा कवर करें। मैंने एक ही वीडियो में कवर पूरा नहीं किया, बिकॉज वो चैप्टर लेक्चर बहुत लंबा चल रहा था, मैंने उसको 3 पार्ट में ब्रेक डाउन कर दिया। अब ये जो दिक्कतें हैं, हो सकता है घबराते नहीं बताए होते हैं, तो कुछ बच्चे इसको ले सकते हैं इस तरीके भाई कि हाँ सर आज बहुत ज्यादा थके हुए हैं, तो ये उनका हो सकता है पर्सनल बन जाए, बट मैंने बता दिया क्या दिक्कत है। तो ये दिखाता है कि सिमेंटिक मतलब क्या होता है, बहुत बार हम किसी की बॉडी के पोस्चर से, उनके माइंडसेट से, उनके लुक से, उनके हैंड जेस्चर से, या फिर उनके पर्सनैलिटी, उनके वर्डिंग से बहुत सारे होता है ना कि जैसे हो सकता है कहीं कहीं पे
कुछ जगह पे इसका मतलब कुछ और होता है, इसका मतलब कुछ और होता है। जैसे एक कंट्री में अगर मैंने कहा ऐसे, तो शायद इसका मतलब हो हेलो, क्या पता कहीं इसका मतलब हो बाय। तो ये दिखा, मैंने कुछ बोला नहीं, बस ऐसे किया। तो ये एक होता है कि माइंड में बनाता है परसेप्शन कि क्या वो सोच रहा है। तो ये सिमेंटिक हुआ। साइकोलॉजिकल में क्या होता है, जैसे होता है ना बहुत बार हम जब कुछ बोल रहे होते हैं तो हमारी पूरी बात कंप्लीट हुए बिना हम बहुत बार किसी दूसरे पर्सन की बातों को समझ जाते हैं। अब वो जो समझते हैं या तो गलत समझेंगे सही समझेंगे। तो साइकोलॉजिकल लेवल पे क्या होता है, हम किसी के बिहेवियर को एनालाइज कर सकते हैं। एंड ऑर्गेनाइजेशन, बहुत बार ये देखा गया है कि एक कंपनी भी क्या करता है ना, उसके भी डिसीजंस, रूल्स, रेगुलेशंस, उनके पॉलिसीज, उनके एक्शंस भी कम्युनिकेशन में बैरियर क्रिएट कराते हैं। मानो कंपनी ने कह दिया कि भाई जो भी पर्सन इनफॉर्मली टॉक करेगा उस पर एक्शन लिया जाएगा। अब इससे क्या हो रहा है, अब इससे बैरियर क्रिएट हो गया। अब वो कम्युनिकेशन हो ही नहीं पा रहा है लोगों के बीच में, बिकॉज वो तो बात करते ही थे इनफॉर्मली। अब बिकॉज ऑर्गेनाइजेशन ने रूल बना दिया तो दिक्कत हो रहा है। तो ये बैरियर बना कम्युनिकेशन के बीच में, उन लोगों के बीच में। तो ये ऑर्गेनाइजेशन ने क्रिएट किया। कुछ कम्युनिकेशन बैरियर्स खुद के लोग भी क्रिएट करते हैं अपने आप में, अपने तरीके से। लड़ झगड़ लिए, मिसअंडरस्टैंडिंग हो गया, या उनका मुझसे पट नहीं रहा, तो ये तमाम दिक्कतें आ सकती हैं। इन चारों के बैरियर्स के अंदर में 2-3 पॉइंट पढ़ लीजिए, बहुत ज्यादा नहीं, उतना डीप पढ़ने जरूरत नहीं है। डायरेक्टिंग में एलिमेंट्स, मोटिवेशन के इंसेंटिव्स, कम्युनिकेशन के प्रोसेस एंड बैरियर्स, ये 4 पॉइंट बहुत है। इसको देखिए, शुरू करते हैं कंट्रोलिंग। ओके, तो अब आते हैं लास्ट पे, कंट्रोलिंग। कंट्रोलिंग मैनेजमेंट का लास्ट फंक्शन है, ठीक है। इसमें हम ये देखते हैं कि जो हमने प्लानिंग किया था एकदम स्टार्टिंग में, मतलब जो हमने स्टैंडर्ड फिक्स किया था कि वो ये हासिल करना है, तो कंट्रोलिंग क्या करता है ना, देखता है कि जो हमने सोचा था क्या वैसी चीजें हुआ या उससे अलग हुआ, विपरीत हुआ, चीजें हमारे फेवर में हुई या हमारे अगेंस्ट हुई, उसी चीज को समझना या एनालाइज करना किसका पार्ट है, कंट्रोलिंग का पार्ट है। कंट्रोलिंग बेसिकली हमारे प्लान्ड ऑब्जेक्टिव, प्लान्ड परफॉर्मेंस और एक्चुअल परफॉर्मेंस के जो बीच में डेविएशंस हैं, अगर डेविएशन है तो उन डेविएशंस को देखने का, परखने का, समझने का काम करता है। जैसे फॉर एग्जांपल एक बच्चे ने टारगेट रखा था 99% पाने का, ये उसका टारगेट था प्लानिंग के तौर पे, लेकिन जब रियलिटी में रिजल्ट आया तो आया 79%। कितना परसेंट कम रह गया, 20%। तो ये जो डेविएशन आया 20% का, 99% चाहा था, पाया 79%। तो ये जो 20% डेविएशन है, इसी चीज को हम बेसिकली कंट्रोलिंग का पार्ट कहते हैं, कि अपने ही प्लान्ड परफॉर्मेंस को अपने एक्चुअल परफॉर्मेंस से डेविएशन देखना अगर है तो उसको समझना क्यों है और फिर उस पर काम करना ताकि आगे से दिक्कत ना हो। बिकॉज मैनेजमेंट तो कंटिन्यूअस था, बार बार करना होता है। तो आज अपनी गलतियां देखना, समझना, परखना, उसको उस पर काम करना और आगे उसको और बेहतर करना, दैट इज कंट्रोलिंग पार्ट। अब हमें इसमें क्या क्या पढ़ना है, 3 हेडिंग्स, इंपॉर्टेंस, रिलेशन ऑफ कंट्रोलिंग प्लानिंग एंड प्रोसेस। प्रोसेस बहुत सिंपल है, देख लीजिए, प्रोसेस बहुत जगह आ रहा है, दोबारा कह रहे हैं इन सब प्रोसेस को लिख के पढ़ लीजिए। बोर्ड पे हम जितना कुछ लिखे हैं बीते तीनों वीडियोस में, उन सारे हेडिंग्स को एक बार आप लोग भी कॉपी में लिखिए, एक ही बार लिखिए, बट लिखिए जरूर, ताकि वो हेडिंग्स याद रहे। सिर्फ देख के सुनने पर काम नहीं चलेगा, और लिखने के बाद एक बार किताब से रीड कर लीजिए, काम हो जाएगा। प्रोसेस की बात करें, पहला क्या है, सेटिंग ऑफ द परफॉर्मेंस स्टैंडर्ड या फिर सेटिंग ऑफ द ऑब्जेक्टिव, प्लान ऑब्जेक्टिव। जो भी हमारे प्लान ऑब्जेक्टिव ने आज सेट किया था ना, उसमें आप दोबारा से देखना या सेटअप करना। ये सेट पहले से रहता है, वापस उसमें आके लिखना कंट्रोलिंग का पहला स्टेप होता है। उसके बाद अपने एक्चुअल परफॉर्मेंस को मैच करना, मतलब जो हमने हासिल करने का इच्छा रखा था उसको सेट करना या उसको देखना, जो हमने हासिल किया उसको मेजर करना नंबर फॉर्म में, और फिर इन दोनों के बीच में कंपैरिजन करना, मतलब जो हमको चाहिए वो लिखना, जितना हमने पाया वो देखना, और फिर दोनों में डेविएशन को कंपेयर करना। ये तीसरा स्टेप था। उसके बाद चौथा क्या है, डेविएशन अगर है, इफ
अगर डिफरेंस आता है, जो कि आना तय है, उस डेविएशन को एनालाइज करना, डेविएशन पहले परखना, उसको एनालाइज भी करना और फिर उसको करेक्टिव मेजर्स देके उसको सही करना। तो कंट्रोलिंग बहुत सिंपल है, अपने प्लान परफॉर्मेंस को मेजर करना, एक्चुअल परफॉर्मेंस को मेजर करना, डेविएशन को देखना, उसके बाद पहले तो कंपैरिजन करना, फिर डेविएशन को देखना, उसके बाद जो भी डेविएशन आया उसको करेक्ट करना ताकि आगे से दिक्कत ना होने पाए। ये तो प्रोसेस था। अब क्या रिलेशन है इन दोनों का आपस में, क्यों हमने यहाँ पे प्लान्ड परफॉर्मेंस और एक्चुअल परफॉर्मेंस इसको यहाँ पे रखा, क्या कंट्रोलिंग और प्लानिंग के बीच में कोई प्रोसेस रिलेशन है? बिल्कुल है। सबसे पहला रिलेशन मैंने लिखा नहीं है, बता देते हैं कि प्लानिंग है, प्लानिंग वो फर्स्ट स्टेप है और जो कंट्रोलिंग है वो लास्ट है। तो ये रिलेशन है कि ये मैनेजमेंट के प्रोसेस को इनिशिएट कर रहा है, कंट्रोलिंग उसको एंड अप कर रहा है। तो ये रिलेशन हुआ कि एक शुरुआत कर रहा है मैनेजमेंट के फंक्शन को और दूसरा उसको खत्म कर रहा है। तो ये दोनों में एक तरीके से इंटरकनेक्शन है। अगर ये नहीं होगा तो शुरुआत नहीं पाएगा, ये नहीं होगा तो खत्म नहीं हो पाएगा। इसलिए हमने एक बात लिखा है कि बोथ आर फॉरवर्ड एंड बैकवर्ड लुकिंग। कैसे? प्लानिंग जो है वो हम कर पाते अपने पास्ट के एक्सपीरियंस, पास्ट के डेटा के बेसिस पे, और प्लानिंग के पीछे कौन है? कंट्रोलिंग। तो मतलब प्लानिंग हो पाता है कंट्रोलिंग के वजह से, ठीक। फिर कंट्रोलिंग जो है वो भी हो पाता है प्लानिंग के वजह से, क्योंकि अगर कंट्रोलिंग करना है तो कंट्रोलिंग के लिए पीछे प्लानिंग हुआ रहा होगा तब हो पाएगा, बिकॉज कंट्रोलिंग कंपेयर करते हैं ना प्लान का एक्चुअल से। तो अगर प्लान ही नहीं रहेगा तो कंपेयर कर पाएंगे नहीं। तो इसका मतलब कंट्रोलिंग बेसिकली प्लानिंग से जुड़ा हुआ है, प्लानिंग जुड़ा हुआ है कंट्रोलिंग से, क्योंकि पहले कंट्रोलिंग अगर नहीं रहेगा तो न्यू प्लानिंग हो नहीं पाएगा। कंट्रोलिंग के लिए अगर पहले का प्लानिंग नहीं होगा तो प्रेजेंट कंट्रोलिंग नहीं हो पाएगा। तो एक तरीके दोनों क्या है? एक दूसरे पे डिपेंडेंट है। तो ये दो तीन पॉइंट्स हैं कि हाउ दे बोथ आर इंटरकनेक्टेड। क्या क्या बोलेंगे हम लोग? प्लानिंग बेसिकली सपोर्ट करता है कंट्रोलिंग को, कंट्रोलिंग सपोर्ट करता है प्लानिंग को, दे बोथ आर इंटरलिंक्ड, इंटरकनेक्टेड। प्लस प्लानिंग पहला स्टेप है, कंट्रोलिंग लास्ट स्टेप है। और उसके बाद प्लानिंग बेसिकली बैकवर्ड लुकिंग है एंड फॉरवर्ड लुकिंग है, एंड कंट्रोलिंग भी बैकवर्ड एंड फॉरवर्ड लुकिंग है। तो इस प्रकार में कह सकते हैं ये दोनों एक दूसरे पे क्या है? निर्भर है। ये बात अलग है कि प्लानिंग का ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग से भी कनेक्शन तो है, पर जितना ज्यादा कनेक्शन इसका स्टाफिंग कंट्रोलिंग से है उतना इसका इससे है, ठीक है। ये बात याद रखिएगा। ये भी ध्यान बहुत पूछता है, 2-3 नंबर की है। और फिर जो लास्ट हमारा हेडिंग है ना इस पूरे लेक्चर का, दैट इज इंपॉर्टेंस, कि हम कंट्रोलिंग भी क्यों कर रहे हैं। जिस प्रकार प्लानिंग का इंपॉर्टेंस था, डायरेक्टिंग इंपॉर्टेंस था, ऑर्गेनाइजिंग इंपॉर्टेंस था, इंपॉर्टेंस बहुत हद तक सेम होता है। दोबारा क्या है, चीजें बहुत अलग नहीं है, घूम फिर के पॉइंट एक बराबर ही निकलता है। जैसा देखिए पहला क्या है, हम गोल अचीव कर पाते हैं। ये पॉइंट तो हर जगह हम लोग लगा सकते हैं कि प्रोसेस कोई भी हो, इंपॉर्टेंस की जब बात करते हैं ना तो हर एक का इंपॉर्टेंस क्या होता है कि गोल को अचीव करना है। तो ये तो सब जगह कॉमन था। उसके बाद वेस्टेज नहीं होता, जितना हम कंट्रोलिंग करते हैं ना उतना हम अपने वेस्टेज पे कंट्रोल कर पाते हैं, डुप्लीकेशन ऑफ वर्क नहीं हो पाता और चीजें इफेक्टिवली हो पाती हैं, वेस्टेज नहीं होता, चीजें डिसिप्लिन में रहता है, मतलब कंट्रोल्ड रहता है, होता है ना कंट्रोल है, और डिसिप्लिन मेंटेन कर पाते हैं। बिकॉज कंट्रोलिंग क्या करता है, वो चीजों को बेहतर करता है, मिस्टेक्स को घटाता है, डेविएशन को रिड्यूस कराता है। सेकंड लास्ट पॉइंट, एक बेहतर कोऑर्डिनेशन हो पाता है बिटवीन प्लानिंग एंड कंट्रोलिंग। और जब हम कोऑर्डिनेशन बनाएंगे प्लानिंग एंड कंट्रोलिंग बीच में ना तो ऑटोमेटिकली ये तीनों भी अपने आप उसमें आ जाएंगे, ठीक है। लास्ट पॉइंट, जो हमारा एक्यूरेसी है बिटवीन द प्लान एंड एक्चुअल परफॉर्मेंस, वो हम अच्छे से जजमेंट कर पाते हैं, रियलिटी में जान पाते हैं। फॉर एग्जांपल एक बच्चा जो 99% अपना रखा था स्टैंडर्ड और पाया 79%, वो जो 20% कम रह गया, क्यों रह गया, उस एक्चुअल डेविएशन को हम अच्छे से मेजर कर पाते हैं जब हम कंट्रोलिंग अच्छे से करते हैं, ठीक है। अभी तक बेसिकली हम क्या किए ना, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग, कंट्रोलिंग की कुछ स्पेसिफिक पॉइंट्स मैंने कवर किया। बीते तीनों वीडियोस में मैंने क्या किया, देखिए जरा, मैनेजमेंट के डेफिनेशंस, फीचर्स, फंक्शंस, 3 पॉइंट यहां हुआ, ऑल 14 प्रिंसिपल्स, ऑल टेक्निक्स, तो
3 यहाँ 2 यहाँ 5 पॉइंट। प्लानिंग के प्रोसेस इंपॉर्टेंस 7 पॉइंट। ऑर्गेनाइजिंग का 3 पॉइंट। डिसेंट्रलाइजेशन प्रोसेस स्ट्रक्चर 10 पॉइंट। स्टाफिंग का मैंने 3 बताया 13 पॉइंट। डाइटिंग मैंने 3 बताया 16 पॉइंट। एंड कंट्रोलिंग 3 बताया 19 पॉइंट। मतलब मैंने लगभग 19 से 20 हेडिंग डिस्कस किए हैं इन 3 वीडियोस में। ये पूरा पार्ट ए हमारा कवर करेगा 50 नंबर, ठीक, बोर्ड में। और हम मान के चल रहे हैं कि इस पूरे 20 हेडिंग में से मेरा पूरा पर्सनल मानना है 10 से 15 हेडिंग एग्जाम में आएगा ही आएगा। अब वो 1 मार्क्स कैटेगरी में आए, 3 मार्क्स में आए, 4 मार्क्स में या 6 मार्क्स में आए, कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन ये श्योर है कि इन सब के आने का चांसेस बहुत ज्यादा है। तो बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप इन हेडिंग्स पे काम करिए। अब रही बात, ये सब सवाल किस तरीके से आ सकता है, या तो डायरेक्टली आ जाएगा, अगर डायरेक्टली आता है तो अच्छी बात है, अगर आता है इनडायरेक्टली तो भी कोई दिक्कत नहीं है। बिकॉज अगर हमको हेडिंग पता नहीं कि इसके बारे में क्या होता है, कॉन्सेप्ट क्या है, तो वहां पे हमें करना सिर्फ क्या होता है, उस पैराग्राफ को पढ़ना है, उसमें 2 काम करना होता है। सबसे पहला, उस पैराग्राफ को पढ़ने के बाद सबसे इंपॉर्टेंट होता है ये आइडेंटिफाई करना कि वो क्वेश्चन किस चैप्टर का है, ठीक। मान लेते हैं उस क्वेश्चन में बात क्या है, जो भी उसमें बातें लिखा है वो हमें घूमता फिरता लग रहा है कि भाई वो क्वेश्चन में बात कर रहा है स्टाफिंग का, फॉर एग्जांपल। तो ये स्टाफिंग का है, मान के चलेगा जब हमको स्टाफिंग बारे में बेसिक बातें पता है, यहाँ मैंने बताया 3 बातें, तो अगर इतना ही पता है तो हमें जो भी बातें लिखा रहेगा ना, वो अब आइडेंटिफाई का आसान रहेगा, आइडेंटिफाई करना कि स्टाफिंग का सवाल है। अब स्टाफिंग का सवाल है, आइडेंटिफाई तो हो गया। अब उसके बाद उस स्टाफिंग के सवाल में किस हेडिंग की बात कर रहा है, क्या प्रोसेस की बात कर रहा है, रिक्रूटमेंट की बात कर रहा है, ट्रेनिंग की बात कर रहा है, ये भी आइडेंटिफाई करना अब नेक्स्ट टास्क है। तो मैंने क्या बोला, किसी भी केस स्टडीज को फेस करना है तो सबसे पहले हमें पूरा जो होल चैप्टर का कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए। मैंने अपने लेवल पे पार्ट ए का मैक्सिमम कवर कर दिया, ठीक, टॉपिक कवर। अब इसके बाद जब क्वेश्चन पढ़ेंगे तो ये आइडेंटिफाई करना है कि वो क्वेश्चन किस चैप्टर का है, उसके बाद आइडेंटिफाई करना है कि उस चैप्टर में किस हेडिंग की बात कर रहा है। इतना अगर आइडेंटिफाई हो गया ना, अब हमारा काम है सिर्फ जो पूछा लिख देना। एंड सबसे इंपॉर्टेंट, हेडिंग मिलने के बाद जो भी दिमाग में आता है लिख देना चाहिए। बिकॉज ये सब्जेक्ट ऑब्जेक्टिव नहीं, सब्जेक्टिव बार बार कह रहा है, कोई आंसर फिक्स नहीं है। तो जो भी दिमाग में आता है उस मोमेंट पे लिख देना ज्यादा समझदारी है। बिना सोचे, गलती नहीं होता, इससे मार्क्स मिल ही जाता है, परेशान नहीं होना है। तो इतने पे हम ध्यान दें। हम लोग पार्ट ए पूरा हो गया। नेक्स्ट जो हम बनाएंगे 2 वीडियोस और, वो पार्ट बी के ऑल 4 चैप्टर्स कवर कराएगा। 2 वीडियोस में 2 चैप्टर बनाएंगे अलग अलग। फिलहाल आप लोग इतने पे काम करिए। अब जब भी मुलाकात होगा वीडियो नंबर 4 पे, तो वो हमारा पार्ट बी पे रहेगा। इतने को ढंग से पढ़ना। ये 50 मार्क्स कवर हुआ है, रिमेन 30 मार्क्स की कोशिश करेंगे कवर कराने का। ये सिलसिला हम लोग बहुत लंबा चल रहा है। मतलब हम लोग स्टार्ट किए इकोनॉमिक्स से, अकाउंट, अब बिजनेस का एग्जाम बीत जाने के बाद, उसके बाद हम आप लोग से दोबारा मिलेंगे जब, तो उसके आगे हम लोग कैसे क्या बात करेंगे, हमारा सिलेबस किस तरीके से आगे बढ़ेगा ऑनलाइन लेवल पे, वो डिस्कस करेंगे। बट फिलहाल आप लोग बोर्ड अकॉर्डिंग जितना बात हम बता रहे हैं उसको जरूर पढ़िए और दोबारा के लिख के पढ़िए। अकाउंटेंसी में मैंने बात कहा था, यहाँ भी कह रहा है कि जितना मैंने बोर्ड पे लिखा है इतने को ही लिख लीजिए फिलहाल, और फिर इसको बुक से रीड कर लीजिए। दैट्स इट। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अब धन्यवाद, नमस्ते।